अब देखो हम लोग थोड़ा सा इस कंसेप्ट जो कंसेप्ट अभी हम पढ़े हैं एक्सटेंशन या फिर शॉर्टनिंग का, उसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे पार्स विथ क्रॉस सेक्शन वेरिंग इन स्टेप्स। ठीक है, ऐसा में क्या होगा, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एक सिंपल क्रॉस सेक्शन का है, उसमें लोड लग रहा है। अब हम लोग देखेंगे कुछ इस टाइप का। ठीक है, इस टाइप से स्टेप क्या लिखा हुआ, बार्स विथ क्रॉस सेक्शन वेरिंग इन स्टेप। हर एक स्टेप में क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। यहाँ से यहाँ तक सेम क्रॉस सेक्शन का मटेरियल है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम क्या किए, क्रॉस सेक्शन को वेरी कर दिए। उसके बाद फिर से फर्दर हम लोग क्रॉस सेक्शन को वेरी कर दिए, और फिर क्या किए, दोनों साइड हम लोग लोड अप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ऐसे में हम बताए थे कि जो भी हम सिग्मा इक्वल टू वेदर पी बाई ए, या ये जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ये होता है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा यूनिफॉर्म होना चाहिए, मींस प्रिज्मेटिक होना चाहिए। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें इसका अगर इलोंगेशन हमको पता करना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पूरे मटेरियल में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा कि क्योंकि हम ये क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कुछ है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अलग हो गया, यहाँ पे अलग हो गया क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसको सेपरेटली स्टडी करेंगे, इस मटेरियल को, इस पार्ट को सेपरेटली स्टडी करेंगे, और इस पार्ट को सेपरेटली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस पार्ट को फिर मान के चलेंगे तो ये यहाँ पे फिर मेरा एरिया को यूनिफॉर्म हो गया इस पार्ट में, तो इस पार्ट में हम फॉर्मूला फिर अप्लाई करेंगे, इस पार्ट में अलग से अप्लाई करेंगे, और इस पार्ट में अलग से अप्लाई करेंगे, यानी तीनों पार्ट का हमें इलोंगेशन अलग अलग से निकालेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं ये मेरा पहला पार्ट है, ये हमारा दूसरा पार्ट है, और ये मेरा तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो इसका एरिया हम मान लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, इसका A2 है, और इसका A3 है। ठीक है, और ये अभी हम मान के चलते हैं कि ये जो पूरा मटेरियल है वो एक ही मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, ये पूरा जो बार बना हुआ है वो सेम मटेरियल का है, मतलब अगर माइल्ड स्टील का है तो ये पूरा मटेरियल माइल्ड स्टील का। तो अगर सेम मटेरियल का बना हुआ है तो सारे का ई का वैल्यू सेम होगा, क्योंकि जो यंग्स मॉडुलस है वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तो मटेरियल का प्रॉपर्टी है तो मटेरियल चूंकि सेम है तो ई का वैल्यू भी सेम होगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, अगर हमें पता करना है कि इस बार का एलोंगेशन कितना हो, ये जो पहला सेक्शन का है, तो उसके लिए पता करना पड़ेगा कि इस बार में लोड कितना लग रहा है। ठीक है, तो उसे निकालने के लिए क्या करना है कि जिस भी मटेरियल में हमें लोड चाहिए उस मटेरियल को बीच में काट देना। ठीक है, एक सेक्शन प्लेन से उसको ब्रेक कर देना, और जब ये ब्रेक हो जाएगा उसके बाद आइदर हम राइट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे या फिर लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करेंगे। तो मान लो कि हम इस मटेरियल को ब्रेक किए, केवल इतना पार्ट का भी हम स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको ब्रेक कर दिए, अब राइट साइड को भूल जाओ, सिर्फ लेफ्ट साइड को देखो, तो लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लग रहा है, P। ठीक है, अब या फिर लेफ्ट साइड को छोड़ दो, केवल राइट साइड को देखो, तो राइट साइड में भी देखेंगे तो इस मटेरियल में कितना लोड लग रहा है, P। तो मींस इस मटेरियल में जो लोड का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा P पहले में। अब सेकंड में अगर हमें लोड का वैल्यू पता करना है कि ये जो पार्ट है मटेरियल का, इसमें कितना बार का, इस पार्ट में कितना लोड आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम इसे काटेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब इसे ब्रेक करेंगे सेक्शन प्लेन से, अब किसी एक पार्ट को कंसीडर करो, या फिर लेफ्ट पार्ट को या फिर राइट पार्ट को। अगर हम लेफ्ट पार्ट को कंसीडर करते हैं तो राइट को भूल जाओ, इधर वाला पार्ट को देखो, यहाँ से क्या दिख रहा है, इस मटेरियल में कितना लोड लग रहा है, P का। तो या फिर लेफ्ट पार्ट को छोड़ दो, केवल राइट को देखो, इस मटेरियल में कितना लोड लग रहा है, इस सेक्शन में P का। ठीक है, तो इसमें भी कितना का लोड आ जाएगा, P का लोड आ जाएगा।
अब उसी तरह से इसमें निकालना है, तो इसको यहाँ ब्रेक करो, इसका केवल राइट हैंड साइड कंसीडर करो। देखो पिन मिल रहा है, लेफ्ट हैंड छोड़ दो, राइट हैंड छोड़ दो, लेफ्ट हैंड देखो, लेफ्ट हैंड में भी पी दिख रहा है। ठीक है, मींस तीनों जो हमारा सेक्शन है, तीनों जो पार्ट है मटेरियल का, वो तीनों पी लोड से सब्जेक्टेड है। मींस लोड सेम है, यहाँ पे तीनों जो पार्ट है वो लोड सेम है, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखो फिर कैसे स्टडी करते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं पोर्शन, कौन सा पोर्शन हम देख स्टडी कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेस, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेन, और यहाँ पे फिर मेरा हो जाएगा एक्सटेंशन। तो पहला पोर्शन अगर हम देखते हैं, उसमें स्ट्रेस का वैल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स, और फोर्स कितना लग रहा था इस सेक्शन में, P अपॉन एरिया इसका, तो इसका एरिया A1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिग्मा 1। स्ट्रेन क्या हो जाएगा, इसका अपना जो एलोंगेशन होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं, देखो E1 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन E। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेन सिग्मा इक्वल टू E इंटू ई होता है, तो E अगर निकालना है तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन E, लेकिन पहला सेक्शन में निकालना है, इसलिए सिग्मा 1 हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, अब मान लेते हैं ये जो पार्ट है इसका लेंथ दिया हुआ है L1, ये जो सेकंड पार्ट है इसका लेंथ दिया हुआ है L2, और ये जो थर्ड पार्ट है इसका लेंथ दिया हुआ है L3। ठीक है, सबका अलग अलग कुछ भी लेंथ दिया हुआ है, हम अलग अलग मान के चल रहे हैं तीनों का। तो एक्सटेंशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम एक्सटेंशन का फॉर्मूला लिखवाए थे PL अपॉन AE। ठीक है, लेकिन हम पहला सेक्शन के बारे में देख रहे हैं, तो लोड तो P ही है, लेंथ L1 हो जाएगा, एरिया A1 हो जाएगा, और E सारे मटेरियल का लोड P। उसी हिसाब से मतलब सेकंड सेक्शन में क्या हो जाएगा, सिग्मा टी इक्वल टू, चूंकि सारे में लोड सेम लग रहा है, हम अभी क्रॉस सेक्शन काट के दिखाएं कि सारे में लोड P लग रहा है, लेकिन यहाँ एरिया इसका A2 है, E2 क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन E, सर वीडियो और रुक डेल्टा गया 2 है। जो हो जाएगा, अब आ रहा है, यस सर। सर ब्लर दिख रहा है, PL2 अपॉन, पूरा ब्लर है सर। सबका ब्लर आ रहा है। यस सर। यस सर, यस सर। 100.673 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस स्क्वायर। We know that the ठीक आ रहा है, नहीं सर, अभी भी बुला रही हैं सर। नेटवर्क रेड हो गया है। नेटवर्क प्रॉब्लम होगा सर, वो हो जाएगा थोड़ा देर में, छोड़ दीजिए वैसे ही। अब याद है कुछ, यह सब अभी भी सर दिखाई ब्लर तो ही दे है, रहा है। ब्लर है सर पूरा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। सर अब कुछ सही है। अच्छा तुम लोग 1 मिनट वेट करो, हम दूसरा नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं।
ठीक है सर। कुछ क्लियर हुआ अब? अब ठीक था सर, फील्डिंग वाला हो रहा है। अब ठीक है सर, क्लियर है सर। चलो ठीक है। ठीक है, तो डेल्टा टू क्या हो जाएगा? PL2 अपॉन A2 इंटू ई। लोड सेम है, लेंथ हमारा L2 है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है, और चूंकि मटेरियल सेम है इसलिए EU होगा। तीसरा क्या होगा? जो थर्ड सेक्शन है ये वाला, इसमें जो 3 स्ट्रेस आएगा वो P अपॉन A3 होगा। E3 क्या हो जाएगा? सिग्मा 3 अपॉन E, और डेल्टा 3 हो जाएगा PL3 अपॉन A3E। ठीक है, तो अब अगर हम इस मटेरियल का टोटल इलॉन्गेशन निकालना चाहते हैं तो वो क्या करना होगा? इन तीनों पार्ट को ऐड कर देना होगा। ठीक है, del1 प्लस del2 प्लस del3, ये तीनों को ऐड कर देंगे, वो इस मटेरियल का, इस बार का टोटल इलॉन्गेशन बता देगा। क्लियर हो गया ये? इसमें किसी को कुछ कंफ्यूजन है? नहीं सर, क्लियर है सर। ठीक है, नोट करो। सर फिगर भी नोट करेंगे? हाँ, नोट कर लो, ये मेन तो फिगर यही है। अगर इस ऐसा फिगर देगा तो उसका क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस ये वाला होगा। ये लोड निकालने का समझ में आ गया ना, कैसे निकालना है? हर एक सेक्शन का अलग अलग। यस सर। ठीक है, जिस भी सेक्शन में लोड निकालना होगा, कितना लोड लग रहा है, उस सेक्शन को बीच से काट दो, उसका या फिर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करो या राइट हैंड साइड कंसीडर करो, दोनों साइड से सेम आएगा। फिगर इरेज कर दें, हो गया? यस सर, सब हो गया है सर। नीचे वाला नोट करो, इस पर नीचे लिख लो 10 टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ बार डेल्टा L इक्वल टू del1 प्लस del2
प्लस डेल 3 इक्वल टू PL1 अपॉन A1E प्लस PL2 अपॉन A2E प्लस PL3 अपॉन A3E। ये नीचे वाला नोट हो गया? यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो। A bar as shown in the figure is subjected to load of 40 kilonewton. Find the total elongation if Young's modulus of bar material is 200 GPa. इसे सेक्शन 1 मान लो, इसे 2 मान लो और इसे 3 मान लो। तो सबसे पहले हम लोग एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। A1 कितना हो जाएगा? π/4 d1 स्क्वायर, ठीक है। A2 आ जाएगा π/4 d2 स्क्वायर, A3 आ जाएगा π/4 d3 स्क्वायर, ठीक है। E दिया हुआ है, यहाँ पे गिवन क्या क्या है? P जो लोड है वो दिया हुआ 40 किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन में है तो इसको न्यूटन में पहले कन्वर्ट कर लो। और E जो दिया हुआ है वो दिया हुआ 200 GPa,
तो गीगा पास्कल में दिया हुआ है, तो उसको हम हमेशा जो ई को है एमपीए में या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में रखना है। तो अगर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर या एमपीए में कन्वर्ट करेंगे या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। गीगा क्या होता है, मेगा का 10⁻³ ज्यादा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग निकाल लेते हैं इलोंगेशन ऑफ पोजीशन 1। ये क्या होगा, Δ1 इक्वल टू P1L1 अपॉन PL1 अपॉन A1E। कैलकुलेट करते जाओ, A1 का कैलकुलेट करो, A2 A3 तीनों को कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है। P1 हो जाएगा 40 इंटू 10⁻³ इंटू L1 है मेरे पास 160 डिवाइडेड बाय एरिया निकालो कितना आता है, और E मेरे पास है 200 इंटू 10⁻³। सर A1 में D का मान 25 होगा ना? क्या चीज? A1 में D का मान 25 mm। हाँ, यहाँ पे D1 का वैल्यू 25 mm रखेंगे, D2 का 20 और D3 सेम आएगा, A1 और A3 सेम आएगा क्योंकि ये दोनों सेम साइज का है, 25-25। तो A3 और A1 का जो वैल्यू है वो सेम आएगा। ठीक है, अलग से निकालने का जरूरत नहीं है। बताओ इसका वैल्यू कितना है Δ1 का, A1 कितना है ये पहले बताओ। A1 सर पाई का वैल्यू पुट नहीं, पाई का करेंगे। वैल्यू पुट करो 3.14 या फिर जो भी कैलकुलेटर में डायरेक्ट डालो पाई का वैल्यू। इक्कीस 21.875 आया सर, किसका? A1 का। ठीक है, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो 875 21.875 इसको यहाँ पे पुट करो और इस वैल्यू को फिर सॉल्व करो। क्या चीज? इतना नहीं है। तो कितना आया है? 419.625। 419.87 आएगा। हाँ 490.87। सर वही लिख लीजिए। देखो पाई बाय 4 इंटू 25 स्क्वायर 25 स्क्वायर 625 होता है, और पाई बाय 4 का वैल्यू अप्रोक्स मेरा 0.9 के आसपास या इससे ज्यादा आएगा। ठीक है, 0.8 या तो इतना ही वैल्यू आना चाहिए 490.87। इसको सॉल्व कर लेना, तुम्हारा Δ1 का वैल्यू आ जाएगा mm में। ठीक है, क्योंकि ये न्यूटन में है, ये mm में, ये mm स्क्वायर और ये न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो mm स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, न्यूटन और न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, ये लेंथ का जो यूनिट होगा वो बच जाएगा mm में। ठीक है, तो Δ1 जो इलोंगेशन होगा, अब थोड़ा यहाँ पे देखो, जो Δ1 का इलोंगेशन होगा सेम Δ3 भी आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोड सेम है, लेंथ 160 सेम है, एरिया भी सेम है और ई भी सेम है।
तो इतना ये जो इलोंगेशन आएगा वो मेरा डेल्टा 3 भी आएगा, ठीक है। और फिर इसका अलग से निकाल लो, डेल्टा 2 इलोंगेशन क्या हो जाएगा, PL2 अपॉन A2 इंटू ई। इसको सॉल्व करो, फिर दोनों को ऐड कर देना, ऐड करके जो आएगा वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये तीनों को ऐड कर देना, del1 प्लस del2 प्लस del3, ठीक है। स्पेस छोड़ दो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। ये बेसिक कंसेप्ट पे था इसलिए इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को और इम्प्रूव करते हैं। आंसर अप्रोक्स देखो कितना आएगा, पॉइंट एग्जैक्ट नहीं है ये आंसर, 0.825 के आसपास आएगा आंसर, ठीक है। कितना mm, 0.825 के आसपास आएगा। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। A stepped bar as shown in figure is made of two materials. Given are Young's modulus of material 1. ये दिया हुआ 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। सेम यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल 2 का दिया हुआ है 1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्टेड टू पुल ऑफ 25 किलो न्यूटन। Both portions are 20 mm in thickness. ठीक है। सर नीचे से सेकंड लाइन में क्या लिखे हैं? Subjected to pull of 25 किलो न्यूटन। Subjected to pull of 25 किलो न्यूटन। ठीक है, तो देखो दिया क्या क्या है यहाँ पे। सबसे पहले देख लो कि क्या क्या हमें क्वेश्चन में दिया हुआ, नोट कर लो एक जगह। ये 40 mm है, ये 20 mm है। यहाँ पे 20 mm थिकनेस, ये जो मटेरियल का थिकनेस होगा ये 20 mm होगा, दोनों मटेरियल का।
सर पुल ऑफ बोथ फॉर पोर्शंस पुल ऑफ 25 किलो न्यूटन, फुल स्टॉप है यहाँ पे। फिर जो दोनों पोर्शन है, बोथ पोर्शंस आर 20 mm इन थिकनेस, बोथ पोर्शंस आर 20 mm इन थिकनेस। यस सर, सही है सर, चलो हो गया। हो गया सर। चलो देखो पहले ये हम देख लेते हैं कि क्या क्या डाटा हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल। ये देखो ये दोनों मटेरियल अभी अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिख दिया कि दोनों जो मटेरियल है, दोनों पोर्शन वो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है। तो अलग अलग मटेरियल से बना हुआ है, तो इसका जो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू होगा वो अलग होगा, इसका यंग्स मॉडुलस का वैल्यू अलग होगा। प्रीवियस केस में ये जो भी तीनों पार्ट था वो सेम मटेरियल का बना हुआ था, इसलिए वहां पे ई सब का सेम था, यहाँ पे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे E1 क्या हो जाएगा, E1 जो पहला मेरा मटेरियल है उसका दिया हुआ 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। जिस यूनिट में हमें चाहिए वो यूनिट में यहाँ पे दिया हुआ है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। E2 क्या हो जाएगा, सेकेंड मटेरियल का 1 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। दो डाटा ये दिया हुआ है। नेक्स्ट डाटा दिया हुआ है कि पुल ऑफ 25 किलो न्यूटन। पुल मीन्स क्या होता है, खींचना, ठीक है। खींचना मीन्स ये इस साइड लगेगा, ये इस साइड लगेगा, ठीक है। और ये लोड मान लेते हैं P है मेरा, इधर भी P है, तो ये P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 25 किलो न्यूटन। तो ये किलो न्यूटन में है तो हम इसे न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या दिया हुआ है, 20 mm थिकनेस है दोनों मटेरियल का। दोनों जो मटेरियल का अंदर की ओर थिकनेस जाएगा वो 20 mm है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। तो थिकनेस इसका क्या है, T1 दे दिया हमें, T1 = T2 = 20 mm, ठीक है। थिकनेस पहले मटेरियल का जो विड्थ है वो कितना दिया हुआ है, B1 = 40 mm, B2 = 30 mm, ठीक है। यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ये सर्कुलर नहीं है जो कि डायमीटर है। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन मेरा ये सर्कुलर डायमीटर है या फिर क्या है। तो यहाँ पे देखो थिकनेस दिया हुआ मीन्स ये मेरा रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का है मटेरियल, मीन्स ये मेरा विड्थ हो गया और इसके अंदर जो गया होगा वो हमारा थिकनेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब डाटा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेंथ भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, पहले जो पहला मटेरियल है उसका एलोंगेशन, टोटल एलोंगेशन फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। लिख लेना फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ द बार, ठीक है। इस बार का एक्सटेंशन निकालना है। तो एक्सटेंशन इस बार का निकालना है, तो सबसे पहले अलग अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा, इसका अलग निकालना पड़ेगा। तो हमारा एक्सटेंशन ऑफ पोर्शन 1, ठीक है, या फिर पोर्शन नहीं लिखो, यहाँ पे मटेरियल लिखो क्योंकि मटेरियल लिखा हुआ है, मटेरियल 1, ठीक है। मीन्स Δ1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा P। अब देखो दोनों मटेरियल में हम पहले लोड देख लेते हैं कितना लग रहा है। अगर इसमें हमें लोड फाइंड आउट करना है तो यहाँ इसको ब्रेक करो बीच में सेक्शन से, इसका लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड देखो। तो लेफ्ट साइड अगर हम देखेंगे तो P फोर्स लग रहा है, राइट साइड देखेंगे तब भी P फोर्स लग रहा है। उसी तरह यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ ब्रेक करेंगे तो इस साइड भी P फोर्स लग रहा है और इस साइड भी P फोर्स लग रहा है, यानी दोनों में मेरा लोड सेम होगा। तो PL1/A1 E1, क्योंकि यहाँ पे E अलग अलग है इसलिए हमें E1 प्लेस करना होगा, ठीक है। और डेल्टा टू सिमिलरली क्या हो जाएगा PL2/A2 E2। अब यहाँ पे चाहिए P मालूम है 25 × 10⁵, L1 मालूम है 500, A1 निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका क्रॉस सेक्शनल जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा B1 × T1 और A2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा B2 × T2, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ ये जो इतना थिकनेस हो गया और इसके अंदर जो गया हुआ है। सर हाँ 600 क्या चीज, 800 mm स्क्वायर पहला का और दूसरा का 600 mm स्क्वायर। हाँ इस दोनों को मल्टीप्लाई 40 × 20 और 30 × 20, एक हो जाएगा 800
mm², एक हो जाएगा 600 mm²। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेस करते जाओ, 25 इंटू 10⁻³ इंटू 500 अपॉन 800 इंटू E1। E1 है मेरा 1, सॉरी E1 हमारा 2 इंटू 10⁵। ठीक है, तो देखो ये दो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 10⁻³ यहाँ 5 कटेगा, 10⁻² बच जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 16 इंटू 10⁻² मीन्स 1600 यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इतना mm, इसको फ्रैक्शन में निकाल लेना कितना होगा। उसी तरह से यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे, 25 इंटू 10⁻³ इंटू 750 अपॉन 600 इंटू E2 कितना दिया हुआ है 1 इंटू 10⁵। यहाँ से मेरा ∆2 निकल जाएगा। ये जो वैल्यू आ रहा है ये आ रहा है मेरा 0.0781 mm। ठीक है, और ये जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 0.3125 mm। ठीक है, तो टोटल इलोंगेशन कितना हो जाएगा, टोटल एक्सटेंशन और इलोंगेशन डेल्टा इक्वल टू ∆1 प्लस ∆2, ये दोनों को ऐड कर दो, ये आ जाएगा 0.3906 mm। ठीक है, ठीक है, हो गया। यस सर, हो गया। सर हाँ, सर इसमें रेक्टेंगुलर शेप दिया हुआ है, इसमें b इंटू टी किया है ना, तो इससे पहले वाले में भी तो रेक्टेंगुलर था, तो उसमें किया है पाई इंटू d²/4। तो वो मेरा सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था, क्रॉस सेक्शन जो था वहां पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या है वो, यहाँ पे देखो डायमीटर दिया हुआ, अगर डायमीटर का वैल्यू वो ऑलरेडी बोल रहा है कि हम डायमीटर का वैल्यू दे रहे हैं, तो मींस वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो गया। और सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या होता है, जैसे इज्यूम करो, देखो वो बोल रहा है प्रीवियस केसेस में कि ऐसा है मेरा बार। ठीक है, बार ऐसा है मींस इसका क्रॉस सेक्शन अगर पता करना है, हम क्रॉस सेक्शन पता करने के लिए क्या बोले थे, इसका जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा उधर उसका परपेंडिकुलर देखो कैसा दिख रहा है, ये कैसा है, सर्कुलर है। तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है π/4d²। लेकिन वही अगर मेरा अगर ये यहाँ पे देखो इस केस में ये दिया हुआ है, ये वाला ये समझ लो, तो ये क्या है, इसका अगर क्रॉस सेक्शन निकालना है तो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा हुआ, ये होगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का ये हो गया, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो होता है वो क्रॉस सेक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगल, तो इसका एरिया क्या होगा, ये जो पार्ट है देखो, ये जो पार्ट है ये हमें दिया हुआ है कितना 20 mm, यही थिकनेस है। और ये वाला जो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, ये जो है ये यहाँ 40 दिया हुआ है, ये 40 और ये अंदर दिया हुआ 20, तो यही हमारा हो जाएगा b इंटू टी। ठीक है, तो क्वेश्चन वहां पे चूंकि थिकनेस लिखा हुआ था कि थिकनेस है मींस ये वाला बार मेरा रेक्टेंगुलर बार होगा। अगर वहां यहाँ पे डायमीटर लिखा हुआ है तो सिर्फ डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ एक वैल्यू दिया हुआ है मींस वो सर्कुलर बार होगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा क्यों दिया हुआ है जो सर्कुलर है या रेक्टेंगुलर? हम फिगर जो बनाए थे देखो, अगर एक हम बार बना रहे हैं इस सेम इसी साइज का, या फिर मान लो यही क्वेश्चन है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, केवल हम इसमें थिकनेस ना दे, तुम्हें ये थिकनेस का वैल्यू ना दे, वहां लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि बोथ द पोर्शंस आर 20 mm इन थिकनेस, ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है।
तो ये वाला अगर डाटा नहीं दिया होगा तो मीन्स ये क्या है, इसका डायमीटर है, ये सर्कुलर बार उस केस में होगा। अगर थिकनेस वो दे दिया है मीन्स ये वाला रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है। और अगर थिकनेस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है मीन्स ये सर्कुलर बार है, मीन्स ये इसका डायमीटर बता रहा है, ये इतना डायमीटर हो गया इस बार का। क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन में देखो, अगर एक रेक्टेंगुलर बार होगा तो उसको थिकनेस भी देना पड़ेगा, थिकनेस नहीं देगा तो हम कैसे निकालेंगे उसका एरिया। लेकिन अगर एक सर्कुलर बार है तो उसका केवल डायमीटर देना होगा, π/4d²। चलो एक क्वेश्चन हम फिगर दिखा रहे हैं, बस इसमें कंसेप्ट समझ लो कि ये क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, जैसे एक मेंबर कुछ ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, और बीच में यहाँ पे कुछ दूर तक होल्ड किया हुआ है, यहाँ तक। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि d = 30 mm, और ये जो होल बना हुआ है इसके अंदर, इसका डायमीटर दिया हुआ है 10 mm, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है ये दिया हुआ 400, और ये जो टोटल लेंथ है ये दिया हुआ 1000 mm, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगा मेरा 600 mm। तो इसमें ये बोल रहा है कि आप टोटल एलोंगेशन बताइए। ये 25 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है दोनों साइड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टोटल एक्सटेंशन बार का दिया हुआ 0.185 mm। इस बार का टोटल एक्सटेंशन हमें दिया हुआ है, वो बोल रहा है ई का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, फिर से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ तक सेम है लेकिन इसके बाद एरिया घट जा रहा है, क्योंकि क्या किए हैं हम, इतना दूर तक होल कर दिए उस मटेरियल में। तो होल कर दिए तो कितना पार्ट बच गया, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट। तो हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हम यहाँ तक एक मटेरियल एज्यूम करके चलेंगे, पोर्शन 1, इसको हम लोग मान लेंगे पोर्शन 1, और ये वाला जो पोर्शन बच रहा है इसको हम लोग मान लेंगे पोर्शन 2, ठीक है। तो पोर्शन 1 देखो, बाकी चीज क्लियर है यहाँ पे कि अगर इसका एलोंगेशन निकालना है पोर्शन 1 का, तो PL1/A1 E, दोनों मटेरियल, चूंकि ये पूरा मटेरियल सेम का बना हुआ है इसलिए E सेम होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और दूसरा का क्या हो जाएगा, PL2/A2E। देखो अब A1 यहाँ पे क्या होगा, P तो ठीक है 25 किलो न्यूटन होगा, L हमारा 600 हो जाएगा, E हमें निकालना है और A1 हमको पता करना है। तो A1 इसका क्या हो जाएगा, π/4 × 30², ठीक है। अब इसका देखो, इसमें भी लोड उतना ही लगेगा 25 किलो न्यूटन का, लेंथ कितना है 400 mm है, E मेरा निकालना है, और A2 क्या होगा, A2 देखो क्या होगा, एक ये मेरा कंप्लीट बार है, ठीक है, उसमें हमें ये होल किया हुआ है, तो इस होल को हमें घटा देना पड़ेगा, इस होल का एरिया को घटा देना पड़ेगा। ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर हम एक होल कर दिए हैं, तो अगर इसका एरिया चाहिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, π/4 × 30² माइनस π/4 × 10², ठीक है, क्योंकि ये होल किया हुआ इस मटेरियल में। तो इस मटेरियल का टोटल जो एरिया होगा उसमें हम इस होल का एरिया को घटा देंगे तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से Δ1 निकल जाएगा, यहाँ से Δ2 निकल जाएगा, Δ1 + Δ2 = यहाँ पे दिया हुआ है 0.185। तो यहाँ से E निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। E को यहाँ पे रहने देंगे, E भी रहने देंगे, जब यहाँ पे E आएगा तो E को कॉमन ले लेंगे, उससे फिर E का वैल्यू निकल जाएगा। ये समझ में आ गया ना। इसमें देखो बस ये पॉइंट क्लियर करना है एरिया का, ये वाला समझ में आ गया, किसी को कुछ दिक्कत है इसमें, बन जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन को नोट करना है तो ये फिगर नोट कर लो।
देखो आंसर लिख दे रहे हैं हम, अगर सॉल्व करना होगा तो मिला लेना आंसर। हो गया नोट? हो गया सर। यस सर। आज फिर सभी लोग छोड़ के चले गए, सो उसमें 5 था। सर सर ठीक है, फिर आज क्लास यहीं छोड़ देते हैं, सभी लोग चले गए तो क्या पढ़ाएं। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ पूछो। सर यदि बार मान ली कि स्फेरिकल या सिलिंड्रिकल हो तो उसके लिए जो मेरा एरिया निकालने के लिए होगा तो मैं कैसे निकालूंगा? स्फेरिकल नहीं, यहाँ पे कोई बात स्फेरिकल नहीं, वो सिलेंड्रिकल ही है। यस सर। देखो ये जो है, ये कैसा लग रहा है तुम्हें? सिलेंड्रिक सिलेंडर है ना, ये लेंथ है, इसका क्रॉस सेक्शन है। हाँ पूछो। तो सिलेंड्रिकल मान ली कि फुल सिलेंड्रिकल रहेगा तो उसमें एरिया निकालने के लिए दे देगा 2 डायमेंशन में क्रॉस सेक्शन करके, तो ऐसे ही निकालेंगे। फुल सिलेंड्रिकल जैसे कि अभी हम लोग कैसा क्वेश्चन सॉल्व किए, ऐसे ही सर कर रहे थे ना। यस सर। तो ये क्या है, ये वाला पूरा एक फुल सिलेंड्रिकल है, इसमें कहीं भी होल सब नहीं है। अगर ये वाला होल नहीं यस सर। रहता तो फिर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता। फिर इसका डायरेक्ट हम लोग PL/E लगा देते हैं, क्योंकि मटेरियल पूरा क्रॉस सेक्शन सेम है। फिर फर्स्ट जो केस हम पढ़ाए थे प्रिज्मेटिक बार का, वो हो जाता। लोड 25, लेंथ 1000, एरिया इसका हो जाता पाई, ये पाई/4 30², और ई हमें दिया जाता तो ठीक है, नहीं दिया जाता तो ये टोटल एलोंगेशन यहाँ पे रख देते, निकाल लेते। यस सर, ठीक है सर। सर इससे ज्यादा और क्वेश्चन में मतलब आ सकते, जैसे मेरा कल छूट गया है। तो कल हम बेसिक एक इसी ये सर सिंपल ई का बेसिक वैल्यू क्वेश्चन क्या पढ़ाए थे। है? इन्हीं ई का वैल्यू निकालना है इसमें। नहीं, ये आंसर क्या लिखे हैं? आंसर ई ई का वैल्यू 200736, ये आंसर आएगा ई का वैल्यू। पॉइंट भी है बीच में? नहीं 200736, 200736। ठीक है सर। सर और पढ़ाइएगा।